Hearts run right to the end. People come on, you don't need to be scared. Cause you're gonna love again. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द हैदर रिफत शो सीजन 10 और मैं हूं आपका होस्ट हैदर रिफत। आज इनको मैंने अपने शो पे दावत दी है। शी इज़ नो स्ट्रेंजर टू द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी हियर इन पाकिस्तान। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मारिया सुल्तान की। डॉक्टर मारिया सुल्तान हैज सर्व्ड एज चेयर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट व्हिच बिकेम अ यूनिवर्सिटी। बहुत renowned defense analyst भी हैं, and she has also served as the advisor to the Ministry of Defense on strategic and military affairs. Thank you so much for joining me, Dr. Maria Sultan. सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि मैंने, as I alluded in my introduction, you're the chair of Sasi University. You've also served in different leadership roles. But advisor भी रह चुकी हैं to the Ministry of Defense on strategic and military affairs. So how does it feel to be an empowered woman leading in these roles, meeting all these people, doing the good work for Pakistan? A lot of responsibility because I think coming again, हाँ आने के बाद जो आपको सबसे पहली बात जो आपको समझ आती है वो ये है कि इल्म के साथ जिम्मेदारी, कि अगर आपने इल्म हासिल किया और आपने जिम्मेदारी नहीं है आपके पास अपने इल्म की, तो then you feel कि शायद आपने वो contribute नहीं किया. So I have a deep sense of contribution जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जो उतार चढ़ाव है इंटरनेशनल रिलेशन जैसे आप जानते हैं, कभी कभी आपके लिए रास्ते खोल देते हैं, कभी कभी आपके लिए बतौर रियासत तमाम रास्ते बंद कर देते हैं. तो ऐसी सूरत हाल में आपकी रियासत को कुछ अदारे चाहिए होते हैं, कुछ लोग चाहिए होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स और नई बात कर भी सकें और फिर उन नई बातों को अमली जामा भी पहना सकें. तो उस लिहाज से जो काम सासी ने किया है, जिसमें गवादर टू स्विस कनाल, सीपैक मतलब ट्रेड डायलॉग, आइडियाज़, डिफेंस एक्सहिबिशन, इंडस्ट्री के लिए काम किए हमने, एकेडमिया के लिए काम किए, ये तमाम बातें फिर बतौर सासी की चेयर हमने मुख्तलिफ अदारे जो हैं खड़े किए फ़ौज के लिए, जैसे सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, इसी तरह नेशनल मिलिट्री हिस्ट्री इंस्टीट्यूट, उसकी बुनियाद काम की है, यूएन पीस कीपिंग का जो अदारा बनाया है नास्क, उसके अंदर काम किया, मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी खड़ी की. इस तरह नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ जो है मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं, बहुत सारा काम किया. सो ये आपकी एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन ये आपकी दिफाई एतबार से एक पॉलिसी मेकर के लिहाज से अहम कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. फिर रेमंड डेविस के इशू पे काम किया, अमेरिका के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड ट्रीटी के ऊपर काम किया. सो बहुत सारे काम किए हैं और ये जो काम है ये आपके पास एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी के साथ आते हैं कि जो कुछ आप लिख रहे हैं वो सिर्फ एक इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से नहीं लिख रहे हैं. आप जो लिख रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट है दोनों ममालिक के ताल्लुकात के ऊपर, आपकी फ्यूचर की हिकमत अमली के लिए जो आपके मुल्क के लिए ऑप्शंस बनते हैं. इसी तरह हमने जो पाकिस्तान रूस के साथ जो ताल्लुकात इस्तवार किए हैं उसमें कलीदी किरदार अदा किया. पाकिस्तान चीन के साथ जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उनके अंदर एक अहम किरदार अदा किया. तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें सासी हैज़ कंट्रीब्यूटेड एंड कंट्रीब्यूटेड इफेक्टिवली. तो ये अहम जिम्मेदारी इल्म जो है जिम्मेदारी के साथ. बिल्कुल. एंड यू ऑब्वियसली आपने सर्व किया है इन दिस रोल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलेंगे. आप मुझे ज़रा बताएं कि आपका इंटरेस्ट जो है स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में कैसे बढ़ा? As a young Maria Sultan, what did she want to become growing up, and then how did she end up in... I wanted to become a nuclear scientist. अच्छा, really? Nuclear scientist बनना चाहती थी. मैं quantum physics के अंदर specialization. अच्छा. लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि you will be too much of a troublemaker. Really? And I think she was right. अच्छा. क्योंकि अगर मैं बिल्कुल scientific side की बनती, तो I would have eventually been, it's a different line of work. And I think, your parents know your children better. Yeah. तो उनका ख्याल ये था कि social sciences would be better. And at उस वक्त जो DSS जो है बहुत ज़्यादा Qaeda University. It was like everywhere. So I decided to go pursue that. Just because of my mom. Yeah. And that's one. Then I did a bit of work for nuclear medicine. And फिर मैं डॉक्टर बन जाती.
अच्छा फिर जब मेरे बंदे काटने शुरू किए तो अच्छा, you did go to medical school. Yes, I did. Oh, you did. So Achha. it was just like one of those things, and एकदम ये नहीं आई बात कि मैं पैदा हुई और मैं एक बड़ा इंसान बन के जो है जहाज उड़ाना चाहती थी. I went through lots of trials and lots of difficulties, and eventually जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप जो कर रहे हैं उसमें एक तो आपकी नीयत ठीक हो, दूसरा ये है कि आप अपनी इल्म के साथ बेईमानी ना करें. बिल्कुल. कि आप नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाएं, आप कंट्रीब्यूट करें और अदारे बनाएं, चीज़ें बनाएं. एंड आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड सासी ग्रो, दैट हैज़ हेल्प्ड अस टू फील कि आपने जो कुछ किया वो मुल्क के लिए किया, कौम के लिए किया. और आपकी लेगेसी इमारतों के साथ नहीं होती, आपकी लेगेसी आइडियाज़ के साथ होती है. और अगर आप वो लेगेसी पूरी करते हैं तो आई थिंक आप कंट्रीब्यूट करते हैं. और बतौर एकेडमिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन आइडियाज़ को पीछे छोड़ें. अदरवाइज पोजिशंस आर पोजिशंस. Exactly. Today they are with me, tomorrow they will be with somebody else. Yeah. But important thing is this कि आप legacy छोड़ें लोगों के अंदर, आप Impact. legacy छोड़ें in human lives. Yeah. Human change. In the interest of your country too. देखिए interest of the country तब होगा जब आप लोगों के साथ honestly उनको teach करें. अमेरिका के बारे में बहुत चीज़ बात होती है, चीन के बारे में बात होती है, रूस के बारे में. The reason they are superpowers is not because they have lots of technology and they have lots of these things. It's because कि वो human mind को respect करते हैं. So अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप बैंगलोर से हैं, so अगर आपने कोई चीज़ contribute करनी है तो they will respect the mind. और वो जो respect है towards mind and towards student and to the scholarship, उसकी वजह से आज ये दुनिया के अंदर तमाम ममालिक से देते हैं. I've been to China, I've been to America, I've been to Russia, और ये एक distinct quality है between great powers and superpowers versus normal countries. बिल्कुल. कि knowledge transfer उसको उन्होंने transparent और ethical रखा है. चाहे बरतानिया में चल रहे हैं, फ्रांस में चल रहे हैं. बरतानिया और फ्रांस में शायद थोड़ा सा कम है, लेकिन जो आपकी ये 3 powers हैं टॉप की, उनके अंदर बहुत ज़्यादा है. और इसकी वजह से आपकी जो रिस्पेक्ट है, जिसकी वजह से उनकी जो डेडिकेशन है, जो लोग उनके साथ काम करते हैं, उस सिस्टम से इफेक्ट होते हैं, वो उस आउटकम से इफेक्ट होते हैं. सो व्हाट हमने बतौर सासी करने की कोशिश की वो ये कि पाकिस्तान की यूथ में इस वक्त सासी ने तकरीबन जितने भी इस्लामाबाद में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में जो बच्चे काम कर रहे हैं वो सासी के इंटर्न्स रहे हैं, एक तरह या दूसरी तरह. अच्छा. सो वी हैव ट्रेन्ड ऑलमोस्ट 200 प्लस थॉट लीडर्स. ये कोई छोटी कंट्रीब्यूशन नहीं है. हाँ, बिल्कुल. एंड ये कि आज दे हैव देयर गुड करियर्स, दे आर गोइंग अहेड एंड डूइंग थिंग्स एंड वी प्राउड ऑफ देम कि जो कुछ कर रहे हैं. फिर इसी तरह बहुत सारे खास सासी के जो बच्चे हैं दे हैव गॉन टू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज. बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने CSS किया एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड एंड दे हैव कम आउट. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सासी when did it become a university? In 2013. और ये क्यों हुआ? यही गोल था क्योंकि हम सासी जो है started from NUST and Bradford University. It was a joint project. हम एक small research institution थे and then we converted into a London-based think tank. And I think Dr. Rifat was one of the key people who was also with us in our initial phase. And then we developed our work. And ज़ाहिर सी बात है जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो ultimately you want to turn into a university. Yeah. And that's the legal part. That was the coming of age part. So that's what we've done. Now we train people in because national security is our niche. So हम इसमें counterterrorism, intelligence, security studies, nuclear power and policy, and urban warfare. इस किस्म के subjects के ऊपर कराते हैं. और फिर foresight planning. कि कैसे करनी है, strategic planning कैसे करनी है. Leadership courses, सासी runs all kinds of courses and things. लेकिन हमारी specialization ये कि हमने बहुत सारे अदारे बनाए हैं. Not just that we have done this. Muslim Youth University है जैसे. I was one of the founding vice chancellors for that. So we converted from a paper into a university. इसी तरह Center for Aerospace and Security Studies. इसी तरह जैसे जो मैंने बाकी institutions उन सब की कंट्रीब्यूशन, हमारी जो कंट्रीब्यूशन रही है उनकी फॉर्मेशन आइडिया प्लेन से उसको कन्वर्ट कर दो इनटू रियलिटी. और उसके बाद बहुत सारे ज़बरदस्त लोग उनको तक काम कर रहे हैं. नाउ दे आर डूइंग दिस एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट फॉर पाकिस्तान. दे आर कंट्रीब्यूटिंग बट आवर कंट्रीब्यूशन एसेंशियली इमर्ज्ड फ्रॉम नॉलेज. और नॉलेज की जो कम्बिनेशन है द एंड वो मेजर यूनिवर्सिटीज होती है. बिल्कुल. या द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है ना, जो टॉट लर्निंग है. और इसमें अगर आप ये रोल अदा करते हैं तो यू कंट्रीब्यूट.
या आई होप सोशल लर्निंग भी हम सिखाएं साथ ही साथ, जिस देखिए एकेडमिक लर्निंग है, देखिए हम सोशल लर्निंग सिखाते हैं। साथ में जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें वी ट्राई टू इनकलकेट इन देम दिस वी हैव अ नेशनल सिक्योरिटी यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम which Sasi runs, and in this program our aim is to teach them all of this. in general, like universities तो मतलब academic knowledge तो provide करती हैं, लेकिन in general I think हमारी social education की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपसे एक और भी सवाल पूछना था, and you can add it to this question. सवाल ये था कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है कि you're training the youth for better futures, especially in the interest of Pakistan. तो आप मुझे ये भी बताएं कि economy is really suffering in Pakistan right now, जिसकी वजह से there's a lot of brain drain. I live in the US as well. मैं भी US के अंदर काम कर रहा हूँ, and I'm also looking for like जहाँ पे मेरा career मुझे लेके जाए. It's not because कि I'm not a patriot. It's because what works in the best interest of my career. Or maybe many people also think कि पाकिस्तान में वो opportunities नहीं हैं उस तरह से. So how would you address the issue of brain drain, especially when the economy is suffering a lot under the current administration? So what is your take on that? आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगी। उसकी दो तीन वजह हमारी इकॉनमी फ्लरिश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी ब्लैक इकॉनमी फ्लरिश कर रही है, हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी फ्लरिश कर रही है, हमारी फॉर्मल इकॉनमी फ्लरिश नहीं कर रही। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स दो तीन तरह के स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो आपका ओ लेवल ए लेवल का स्टूडेंट है, ही इज़ नॉट बीइंग ट्रेन्ड कि वो वापस पाकिस्तान में एब्जॉर्ब कर सके। इट इज़ अ नर्सरी फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, एंड दैट इज़ द रियलिटी। देयर इज नो नाइसर वे ऑफ सेइंग That is true. ठीक। सो जब वो बच्चा बाहर निकलता है, उसके पास उसने ओ लेवल से ए लेवल किया होता है, या वो 11 साल पे पढ़ रहा है या 13 साल में। पाकिस्तान में एजुकेशन 12 साल पे शुरू होती है, 14 साल में। सो उसके पास एक साल गैप ईयर। अब उस गैप ईयर में ही डजंट हैव एनी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स जहाँ वो काम कर सके। सो ही इज अ यंग एडल्ट हु हैज गॉट एस्पिरेशंस, he wants to do something but he can't do it, so he can't find that way. Secondly, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इनफॉर्मल है, so इसका मतलब ये है कि आपके पास ट्राइबल सिस्टम, सोसाइटी, फैमिली, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। पीपल हु हैव मेड इट सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, दे हैव डन वेरी वेल। लेकिन जो आपका बच्चा ओ लेवल ए लेवल से बाहर निकलता है, उसकी सारी नीड्स, उसका सारा कुछ पहले उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। जो ओ लेवल्स ए लेवल्स में जो बच्चा निकल रहा है, ही इज़ नॉट फंडिंग हिज एजुकेशन हिमसेल्फ, उसके पेरेंट्स फंड कर रहे हैं। तो बाहर तो वो ठीक है, क्योंकि 2 घंटे वो 4 घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे के बाद 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ही हैज़ द फोकस एंड द वर्क लोड बैलेंस इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन जो बच्चा यहाँ पाकिस्तान में है, वो 2 साल में जब वो ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहा है, उसमें से 50% to 40% of his time has been off. उसमें वो सोशल एनेबलिंग के लिए वो क्या कर रहा है, फॉर इन ऑर्डर फॉर हिम टू बी एडजस्टेड, ही इज एमुलेटिंग द कोर रिलेशनशिप विद द वेस्ट। कि जी मेरी वेस्टर्न वैल्यूज, मेरी चीज़ें इतनी स्ट्रेट होनी चाहिए, मैं यहाँ जाऊँगा तो ऐसे हो, उसके बाद ऐसे हो। सो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की, वो बहुत लीनियर है। सो ही वांट्स कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर बना हो इस जगह पे, बिकॉज जिस एजुकेशन सिस्टम से आप निकल रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम का जो प्रोग्रेशन है, इट इज़ नॉट लैंडिंग इन अ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, इट इज़ लैंडिंग इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। आपके पास जो बीकन हाउस, जो बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर ट्राइंग टू फिल दैट गैप। लेकिन उस गैप के बाद फिर असल प्रॉब्लम आता है जॉब प्लेसमेंट का। आपने जो बच्चों को पढ़ाया है, उस जॉब प्लेसमेंट में आपको डिफरेंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट जगह है। आपके मुल्क में जो बिजनेस चल रहा है, वो डिफरेंट लेवल पे चल रहा है। इसलिए जो बच्चे आपके मास्टर्स के बाद जो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जो मैट्रिक करते हैं, जो एफएससी करते हैं, दे आर मच बेटर पोजीशन टू अडैप्ट इनटू अ पाकिस्तानी सिस्टम देन दोस किड्स हु आर गोइंग थ्रू ओ लेवल्स। जाहिर सी बात है, इसमें आपके पास एक 2 कैटेगरी यूथ डेवलप हो रही है। अब जो कैटेगरी आपके पास डेवलप हो रही है, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो रही है, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए हो रही है, और फॉरेन ब्रेन ड्रेन के लिए हो रही है। वो इसके लिए नहीं हो रही। दूसरी बात ये है कि एवरीबडी सेज कि जी हमें डेमोक्रेसी पे यकीन है, हमें फलानी चीज़ पे यकीन है, लेकिन आप में से कितने पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो सचमुच पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इज्जत देके उनके लिए खड़ा होके एक लोकल लेवल काउंसिल पे खड़ा होना चाहेंगे? यू डोंट वांट टू डू दैट। आप मेयर बनना चाहेंगे मतलब लंदन के अंदर, आप वहाँ काउंसलर के लिए खड़ा होना चाहेंगे, बिकॉज यू हैव बीन ट्रेन्ड इन दैट एजुकेशन सिस्टम बिलीविंग इन दैट। यू आर नॉट विलिंग टू गिव रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। आप एक पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पाकिस्तानी चेयर से बात करें। सो इट इज़ परफेक्टली फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन कि अगर आपकी नलका चल नहीं रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप किसी को बुलाएंगे, वहाँ के ठीक कर देगा। आप वेस्ट में होंगे, यही नलका ठीक करवाने के लिए आपको 400 पाउंड देने पड़ेंगे, या हो सकता है $1000 देना पड़े,
Yes. बिकॉज ठीक है वो बहुत स्ट्रक्चर हो गया लेकिन वो सारी चीज़ें आपसे लेगी नहीं Yeah. प्लस आपसे वो 9 to 5 के बजाय वो 9 to 7 लेगी सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप ऑफिस में होंगे 7 बजे आप उठेंगे जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो यही पाकिस्तान जब वापस आते हैं तो लाइन में नहीं खड़े होंगे सो इशू इज़ नॉट कि आपके बच्चे बाहर जाएंगे इट्स फाइन दूसरा ये कि इकोनॉमी इज़ ग्लोबल एंड दिस द वर्ल्ड इज टेकिंग देम आउटसाइड फाइन मैंने खुद जो है 9 साल पाकिस्तान से बाहर काम किया बट इट डिडंट मेक मी थिंक कि I have anything to lose. जब आप पाकिस्तान में हैं तो you will be at the top position. You don't have to compromise on your culture, your identity, or anything. But you have to have the skill and the resilience. Problem ये है कि हमने अपनी youth में से resilience निकाल दी है. हमारे यहाँ जो form of love है वो cultural है कि हमारा बेटा कुछ ना करे, हमारी बेटी कुछ ना करे. So we are funding them, you're doing everything, and you're doing everything forward. So end result क्या आ रहा है आपके पास? End result ये है कि आप बस लोग are looking for success with high returns and low effort. तो बेटा वो तो हम पूरा नहीं कर सकते ना ठीक है ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है बहुत सारे लोग उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बट यू हैव टू बिल्ड लेकिन जिन लोग बच्चों ने यहाँ काम किया शुरू के साल आपको मुश्किल होंगे लेकिन आपकी रिस्पेक्ट भी उतनी है और आपकी एबिलिटी टू शाइन भी बहुत ज़्यादा है सो माई मैसेज टू ऑल ऑफ दोज़ हु आर गोइंग अब्रॉड be respect that. It's a different stage in your life and different route you want to take. But if you want to go in a linear progression in a different country, then your path will be different. ये interesting बात की आपने. Your path for Pakistan will be different. It depends कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं. देखिए हम पाकिस्तान यूनिवर्सिटियों से पढ़े सारा कुछ किया. We have gone and competed in all global forums. We have never felt कि जी हम भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे तो शायद हमारे पास कम नॉलेज है क्योंकि एक बंदा हार्वर्ड से बैठा है या एक बंदा हवाई में बैठा है या kind of we can argue intellectually with them even if they're sitting in China's top institutions, Russia's top institutions, US yes they may be having better more fancy things than us and maybe their mind would also be better trained in certain things but it's nothing जो आप उसको compete नहीं कर सकते सो हमने जिस चीज़ पे मेरे ख्याल से फोकस करना है वो ये है कि इट इज़ द आइडिया ऑफ कंट्रोल एवरीबडी हैज़ टू फाइंड देयर ओन जर्नी इन लाइफ अगर आपने ये जर्नी अमेरिका से शुरू करनी है तो फाइन व्हाई डू आई हैव टू बी एट ऑड्स विद इट कि जी बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है तो ख़राब हो गया आपका जो बैलेंस है वो आपके साथ है यस एग्जैक्टली आपके लिए अल्लाह यहाँ भी है उधर भी है ठीक है आप अगर करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है कुछ लोग सीधी तरीके से चलना चाहते हैं कुछ लोग किसी और मेहनत कर इट डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइव बट इट इज़ नॉट अबाउट यू वर्सेस them versus you it is about what is the collective progress where you want to be what is your dream what do you want to achieve let me say something पाकिस्तान में जितनी अपॉर्चुनिटी किसी और को नहीं लेकिन इसमें जो चीज़ आपको चाहिए वो इज परसेवरेंस भी परसेवरेंस चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए ये तो नहीं है कि आपको परसेवरेंस नहीं चाहिए आपने कल्चरल असिमिलेशन करनी है आपने रीडिफाइन करना है अपनी प्रायोरिटीज को टाइम को एफर्ट को कम फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हमने सुबह उठ के पराठा भी खाना होता है ठीक है अब आप we have to do your own chores everything is on our own आप सारी जिंदगी आपने ये चीजें आपको ट्रेन नहीं की बचपन से नहीं मुझे हुई भी You are one of those rare examples. Yeah, I understand. जो आम पाकिस्तानी बच्चा है, वो तो सुबह से ट्रेन नहीं हुआ होगा। तो जब वो जाता है, तो he has to compete with retraining his social behavior also, and then readjusting to all of that. बिल्कुल। आप उस बच्चे को कह रहे हैं, अब वो जब जाता है, तो he wants to preserve his word and we respect that. But it doesn't mean that कि जो 25 करोड़ का मतलब आपकी आवाम है, मतलब 225 मतलब million people, they have no route to progress. Pakistan is continuing to progress. ज़ाहिर है अब हमारे state structures को थोड़ा सा build होने में time लगेगा because we are coming from we haven't decolonized 100%. So it's a story of decolonization rather than a story of governance. Because जब तक आप decolonize नहीं करेंगे तब तक आपके governance standards को prove नहीं होंगे. आप governance standards को prove करेंगे अब by default हमें करने पड़ रहे हैं चाहे KP में करने पड़ रहे हैं बलूचिस्तान में करने पड़ रहे हैं पंजाब में कर because time, technology and effort and expectation आपको जो चीज़ मारती है as youth is not कि आप capable नहीं हैं. It is this dream for quick success. There is no shortcut to knowledge.
There is no shortcut. and there is no shortcut to success. बिल्कुल, we have to struggle. आप स्ट्रगल अगर नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल तो हो जाएंगे लेकिन उस लेवल के सक्सेसफुल नहीं. Life का नाम ही struggle है. You have to struggle in order to get something, you know. So that is it. और दूसरी बात ये कि रिस्पेक्ट करें लोगों की चॉइसेस को. Yeah. अगर बच्चा आपको बाहर पढ़ने चला गया, आप उसको O levels A levels करवाया और बाहर पढ़ने चला गया, तो इसके ऊपर इसका मतलब ब्रेन ट्रेन की बात. एंड दोस पीपल आल्सो जो बाहर जा रहे हैं, उनको भी थोड़ी सी हया करनी चाहिए. You are the privileged ones whose families could fund you, help you find the ways that आप एक और आसान तरीके से दुनिया में सक्सेसफुल हो सकें. Because of not because you're more brilliant, but because of the fact that you are going to take advantage of global economic order. कि अगर वहाँ आप 4 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको $1,000 मिल रहा है, यहाँ 4 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 5,000 मिल रहा है. Yeah. It has nothing to do with your effort and to the effort of the person who's working in Pakistan. The only thing is that you're actually benefiting from a global economic order, and that global economic order is because your parents were able कि आपको उन्होंने help कर दिया. अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा करूँगा, इख्तिलाफ करूँगा, क्योंकि काफ़ी जो फुल ब्राइट प्रोग्राम है, ईस्ट वेस्ट सेंटर है जहाँ पे मैं हूँ, they provide fully funded scholarships to students. तो I think हमारे भी यहाँ पे जो लोग हैं, they are students, youngsters are capable enough to secure fully funded I scholarships agree with you. to go study. देखिए बात में ये कह रहा हूँ Yeah. कि आपके पास एक एज है ना, because आपके parents educated थे, they are coming from a Yeah. professorial background. So for you this path seemed easy. एक पाकिस्तानी बच्चा जो एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, when he hears about Fulbright, so he has this feeling कि जी whether I will be good enough. What I'm trying to say is this कि जो आपका global economic order है, उस global economic order आपको benefit कर रहा है in terms of dollar पाकिस्तानी रुपये disparity. जो बच्चा यहाँ काम कर रहा है, जो बच्चा वहाँ काम कर रहा है, उसके घंटे उतने ही लग रहे हैं. लेकिन जो उसको पैसे, जो privilege, जो बाकी चीजें मिल रही हैं, वो is not everything got to do with the country. It's also got to do with the fact. So अगर आप उन लोगों के जो पीछे रह गए हैं, like not everybody is going to secure a scholarship. Yeah, not everybody. ठीक है. अगर से Fulbright की 25,000 scholarships हैं, लेकिन 25,000 scholarships जो हैं, शायद एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम भी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बावजूद जितने पाकिस्तान में बच्चे हैं, उसके लिहाज से तो इस 0.0001%. ठीक है. अब आप 0.0001% के को रिप्रेजेंट जरूर करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सक्सेस का मतलब किसी और की वीकनेस है. True. जो बाकी बच्चे रह गए हैं, they're equally qualified. So इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो पाकिस्तान से बच्चे, अगर ये 25,000 बच्चे पाकिस्तान से चले गए हैं, तो the 100% brain drain हो गया. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. So बिल्कुल भी we नहीं. need to respect the children for their journeys in life. Yeah. कि वो जो जर्नी करते हैं, और अगर वो जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, एक स्कॉलरशिप अवेल करते हैं, and they make the best out of it. Wonderful for Pakistan. देखिए कल आप कभी ना कभी तो वापस आएंगे, बिकॉज आपकी रूट्स हैं. ठीक है. अगर आप अमेरिका में कंट्रीब्यूट करते हैं, वंडरफुल. अगर आप पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करते हैं, वंडरफुल. इट इज अबाउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ. Purpose of your life. Yeah. और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि एज अ स्टेट हम इसको नेगेटिवली देखें. और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इसको हम कहें कि जी हम इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चल रही. नहीं, आप इसलिए छोड़ के नहीं गए. आप इसलिए छोड़ के गए कि यू फाउंड द स्ट्रेट लीनियर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स ग्रोथ, एंड दैट्स अ रिस्पेक्टेबल चॉइस. It's a choice. It's a good choice. You've taken the choice and everybody is happy for you. लेकिन उसको आप ये एकदम एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ निक करते हैं कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं बढ़ रही है तो इसलिए मैं. No, you didn't. You got to be honest. आप ऑनेस्ट होंगे तो कोई बातचीत करेंगे ना. ये क्लीशेज हैं, वंडरफुल क्लीशेज, बट यू आर saying I'm okay, you're not okay, and that's not a healthy state of mind. I'm okay, you're okay, and the people who left behind are okay. It's just different journeys in life, different paths, different destinies. लेकिन जो चीज़ डेस्टिनी में नहीं लिखी है वो आपकी कोशिश, कि आपने कितनी कोशिश की, किसी और ने कितनी कोशिश की, और ये कोशिश कहाँ की. That is what you have to respect. To blame a country for global economic order, for your life choices, and to bring it down and narrow it down is not a good. लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा कि, खैर आई थिंक हमने इकोनॉमी के बारे में बहुत बात करी है, इकोनॉमी में लेकिन आपको वाकई मारिया, आपको लग नहीं रहा कि पाकिस्तान के अंदर finding a job is really hard after you graduate, क्योंकि they look for experience, they look for. देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ ग्रेड सिस्टम के ऊपर. जब आप यूनिवर्सिटी में, अब आप ये शो रन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने कुछ सीखा है ना, how to do the production, how to do it. This is practical stuff. You're trying to use it, build it, do whatever. हमारे यहाँ क्योंकि बच्चे ओवर प्रोटेक्टेड हैं,
मेरा ख्याल ये है, मतलब my own understanding of building academic institutions and policy institutions, whatever, 25 years of building institutions, I think parenting needs to be taken seriously in Pakistan. कि आप कितना अपने बच्चे को सपोर्ट करें, कितना उसको इनेबल करें. दूसरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने आपसे कहा, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द थॉट बहुत जरूरी है. आपने गवर्नमेंट जॉब करनी, गवर्नमेंट जॉब ना करें ना, आप काम करें. Yeah. Why you have to do that? Yeah. Why are you training your child कि he becomes an agent of the state only? You know the uniqueness of SASI is that we are the only private institution which works on military affairs. If I, being a woman, can be successful, why can't we 1,000 plus people? True. Every demographic, political, social, cultural odd was against. But it doesn't devise the gravity of thought. बिल्कुल. Gravity of thought जो है, that is the measure of success. कि आपने उसके लिए क्या करना है. So parenting हमारे हाथ, मेरे ख्याल से अगर कुछ होना चाहिए तो parenting फोकस होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को बिलीव करें. अगर एक बच्चे यहाँ एक ऐप बना के $400 बनाना चाहता है तो उसको बनाने दें. Yeah, don't force them into careers. ये भी बहुत ज़्यादा problem पेरेंटिंग है. इशू है ना. आप उनसे Yeah. क्योंकि आप उसको कह नहीं बेटा आपने CSS करना है. अब देखें CSS अगर आप जैसे अब ऐसी बात है कि मैं एज अ पेरेंट ये कहूँ कि आपने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेनी है और मैं ये गोल्ड पोस्ट आप पे रखती हूँ, एक साल आपको नहीं मिलती है. It feels like a forced marriage, honestly. It's not you know? even a forced marriage. Like a forced marriage, you also have the idea of divorce. Yeah. ठीक है, Yeah. आपने भी निकल आए. Yeah. ठीक है, कोई बचा लेगा. Yes. Yes. A forced career, you have no way out because आपकी जिंदगी के वो लाइफ सोर्स के वो साल निकल गए. बिल्कुल. ठीक है, अब वो साल किसी ने आपको वापस नहीं करने. और फिर प्रॉब्लम ये है कि आपका ये जो हमारा जो आइडिया है ना ऑफ प्रेशरिंग द चाइल्ड फॉर परफेक्शन, कि बेटा आपने ये काम भी करना है, आपने ये भी करना है, ये भी करना है. खुदा को खौफ करें यार. हज़रत अली रज़ियल्लाहु का फरमान है कि अपने बच्चे को उसके वक्त की तालीम दें. So in your time, if practical skills are more important, give him that skills. Why he has to go to university for 4 years? If he can become a socially enabled, progressive, contributing individual, it's enough. It's enough. Yeah, that's a very good point. That's a very good point. ठीक. अच्छा, अब मैंने पहले तो I'll come back to this question, लेकिन मैंने आपसे पूछना कि resiliency की भी बात की थी कि our youth is losing that resiliency और वो अब उनसे शायद छीनी गई है, पता नहीं क्या हुआ है. बेटा कुछ नहीं हुआ है, मसला दरअसल ये हुआ है कि सच बोलना चाहिए. सच ये है कि आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोड हुआ है. अच्छा, किस लिहाज से? इन टर्म्स ऑफ अ गुड लाइफ. सो अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आपने कोट पहना हुआ है, आप किसी अच्छे बैन अवी इदारे में पढ़ रही हैं, तो दैट इज साइन एज अ साइन ऑफ गुड लाइफ. पहले ये था कि आप चाहे गरीब खानदान से चाहे कुछ हैं, अगर आप मोहल्ले में इज्जतदार हैं, आपके खानदान ने अच्छा काम किया, पीपल वुड बी विलिंग टू गिव यू देयर नोटिस. अब लोग कहते हैं उसके पास पैसे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है. तो उससे आपने अपना जो ऑर्डर ऑफ सोशल इंटीग्रेशन है उसको चैलेंज किया. आपकी यूथ को अपनी तमाम राइट्स का तो पता है कि जी हमें अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए. तो आप जनाब ने क्या किया? आपने कितनी अपनी सड़क साफ की है? आपकी we are one of the youngest population in the world and we are one of the most dirtiest civic understanding. क्यों? क्योंकि आपका बच्चा अपना घर साफ करता है क्योंकि आपने उसको ये सिखाया. आपने उसको ये नहीं सिखाया कि एज यूथ आपने 2 घंटे कम्युनिटी सर्विस के लिए देनी है. आपके कितने दोस्त होंगे जो शाम को बैठे हुए होते हैं अपने घरों में, अम्मा अब्बा को तंग किया होगा, KFC ऑर्डर कर देंगे, कुछ और ऑर्डर कर देंगे, या खाना भी खा के यार कुछ नहीं हो रहा मेरी तो ज़िंदगी. तो आपने जो आप जिस महल्ले में रह रहे हैं, जिस स्ट्रीट में रह रहे हैं, आपने क्या उसके लिए कोई कम्युनिटी वॉच बनाई, कोई इनिशिएटिव लिया? आपने कोई एक जगह पे जो बच्चे वहाँ स्ट्रीट के बच्चे हैं वो उनको आपने कहा कि चलें ठीक है मैं और कुछ नहीं कर सकता, 1 घंटा इनकी पाकिस्तान की लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए मैं 1 घंटा इनको पढ़ाऊँगा.
आपके घर जो लड़की औरत काम करने आ रही है, आपने सोचा कि उसके बेटे को या उसकी बेटी को आप 1 घंटे के लिए ट्यूशन दे देंगे? यू वेस्टिंग योर टाइम, यू लिविंग अ पर्पसलेस जनरेशन। आप उसके बाद फिर आप कहते हैं कि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आप वेट कर रहे हैं कि कोई अल्लाह मियाँ आके बताएंगे कि आपने बेटा उठ के किसी के साथ सलाम का जवाब भी देना है। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है बतौर इंसान। देखिए इस्लाम में तो आप 13 साल के बाद अडल्ट हैं। इस्लाम तो अभी वेस्ट कह रहा है कि यंग अडल्ट स्टार्ट्स आफ्टर 13। इस्लाम हैज रिकॉग्नाइज्ड योर अडल्टहुड फ्रॉम 13। द डे आपके मतलब बलूगत आपके ऊपर आती है, आपको उस दिन से रिकग्निशन कि आपको अच्छे और गलत का सब पता है। तो आपको अपनी महरूमियों का पता है, अपनी जिम्मेदारियों का नहीं पता। वेरी गुड पॉइंट। सो जब आपको अपनी जिम्मेदारी का नहीं पता तो आप में एक डिससेटिस्फैक्शन तो होगी बिल्कुल कि जी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे साथ तो ये होना चाहिए। तो जनाब ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जनाब ने कुछ और काम भी करने हैं। यू हैव टू कम, लाइक आपने इस इंटरव्यू के लिए आना था, आप पहले आए हैं, आपने चीज़ें सेटअप की हैं, इंटरव्यू हमने 1 घंटे बाद स्टार्ट किया, बट यू मैनेज टू कम एंड यू टुक आउट दैट 1 hour to give your interview that effort, yourself that respect, and of course respect to me कि आपने उन चीज़ों को इन ऑर्डर किया। अब आप अगर आते एग्जैक्टली जिस टाइम पे आपने कहा था, आप वॉक इन करते, तो would you have managed to give that extra effort? No. So अब आपकी 1 घंटे की एफर्ट जो आपने एक्स्ट्रा लगाई है, क्या वो बराबर हो सकती है उस शख्स की जो उसी वक्त कुरान कहता है कि क्या जानने वाले ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? If your God is differentiating on the basis of knowledge, तो आप कैसे कह सकते हैं कि just because जैसे एक मजदूर की एफर्ट और एक बंदा जो एक आलिम है उसकी एफर्ट बराबर हो सकती है? इसलिए नहीं कि वो मजदूर मेहनत कम कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक कर रहा है, लेकिन he is refused to apply his mind, refused to apply whatever Allah gave him as a skill set. Same goes for youth. हमारी मिसमैनेजमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपकी यूथ में एंजाइटी है ऑफ अ गुड लाइफ, सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सेंस ऑफ द आउटसाइड, कि बाहर जाएंगे तो वहाँ किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, और आप बाहर जाएंगे तो वहाँ स्पाइड डिस्कोटेक्स के आप कुछ नहीं करेंगे। आपको भी पता है कि चलिए अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक आप वहाँ काम करेंगे, आप पूरा हफ्ता काम करेंगे, यू हैव टू मीट योर डेडलाइंस, यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक हमारी यूथ का मसला फ्रस्ट्रेशन नहीं है, हमारी यूथ का मसला मिसप्लेस्ड एनर्जी है, एंड परहैप्स वी नीड टू रीथिंक कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। सारा कुछ आपके वालिदैन ने नहीं बताना, खुद आपने सीखना भी है और आपने रियलाइजेशन भी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन भी। आपको कुछ गिव बैक करनी है ना। अगर आपने कुछ नहीं गिव बैक करना सोसाइटी को, अपने मुल्क को, अपने आप को, अपने कॉन्शियस को, तो फिर तो बेटा बहस ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। अपने लिए पैसे कमाना, अपने बच्चों के लिए पैसे कमाना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जानवर हर कोई ही कर रहा है। बेटा जानवर भी करते हैं जी, ठीक है ना। जी, चौपाइयों की जिंदगी तो जानवर भी करते हैं। दे आल्सो टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, दे आल्सो डिफेंड देयर स्पाउस, दे आल्सो डिफेंड एवरीथिंग, बट दैट इज नॉट, बट नेशंस आर नॉट बिल्ट दैट। देखिए अशरफुल मखलूकात का मतलब ये है कि आप तहकीक करें, आप आगे जाएं, आप सोचें, आप सवाल करें, उनके हल ढूंढें, और आप रिस्पेक्ट दें नॉलेज को। हम नॉलेज को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, किसी की एफर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, कोई हमारे से मुख्तलिफ है उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, हम जजमेंटल हो जाते हैं वेरी इजीली। सो उस जजमेंटल में फिर हम सेल्फ पिटी में जाते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो आपके साथ 10 चीज़ें ठीक नहीं हुई। बिल्कुल। Now, I would love to talk more about this. Again, I need to segue into the Indus Waters Treaty. We are coming to the strategic issues a bit in South Asia. You attended this 2 weeks ago, more than 2 weeks ago. आपने attend किया. I was also there. वहाँ पे there were a lot of delegates, Pakistan के officials भी थे. Recently, Pakistan told the United Nations that because of the suspension of the Indus Waters Treaty, it puts millions of lives in Pakistan at risk, और water security भी बहुत बड़ा concern बनता है। तो water is a basic human right. Everybody deserves to have access to water. तो आप मुझे बताएं, how do you perceive India's response to the Indus Waters Treaty? देखिए पहली बात तो ये है कि Indus Water is not just about Indus Water Treaty. It's not a political issue. It's a strategic issue because it
लोगों की हक की ज़िंदगी है कि उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। पर क्योंकि हम सब जानते हैं आज से नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से इट्स एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी। या तो जब आपके पास गुर्बत हो, आपकी इकोनॉमी के अंदर चैलेंजेस हो, आपकी यूथ 100% एजुकेटेड नहीं है, उसके बावजूद उनका राइट टू लाइफ तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर वो गरीब है या अमीर है, उनका जिंदगी का जिंदा रहने का हक तो है ना। तो दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम बेसिक सस्टेनेंस। जिन मुल्कों में एग्रीकल्चर नहीं है तो वहाँ कहत ज़्यादा होती है। सो ये सोचना एक सिविलाइजेशन जो एग्रीकल्चर है, एग्रीगेरियन है, 70% आपका इलाका एग्रीगेरियन है, अगर वहाँ पानी आना बंद हो जाएगा तो उसका मतलब ये है, या डिस्ट्रप्टेड पानी सप्लाई होएगा, तो आपकी जो फूड क्रॉप साइकिल्स हैं आप उनको मेंटेन नहीं कर सकेंगे, आप अपने फ्लड्स को मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है फ्लड डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है फूड डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है वाटर डिस्प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप इतने मिलियंस ऑफ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन भी छोड़ दें, आप यू विल बी पुटिंग साउथ एशिया एट रिस्क। सो अगर इंडिया का ख्याल ये है कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कोई आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनको लाइबिलिटी पे फोर्स कर सके जो हम समझते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पाकिस्तान नेशनल कमांड अथॉरिटी ने कहा था वो गलत है। वी कैन रिस्क अ वॉर ऑन इंडो वाटर ट्रीटी एंड वी विल। तो उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि उनको शायद मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे वो डैम्स बनाने के लिए, लेकिन आजकल के दौरे जंग में प्रिसिशन स्ट्राइक्स विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस बट द कॉस्ट विल बी टू मच। सो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और इंडिया की लीडरशिप को भी इस बात का समझने की ज़रूरत है कि मे की जो जंग है वो उसको ज़्यादा अर्सा पहले नहीं हुई है, 1 साल पहले हुई है, और उनके लेसन्स यही हैं कि नो टारगेट इन इंडिया इज अनअचीवेबल। अगर हम S-400 उड़ा सकते हैं, राफेल उड़ा सकते हैं, तो डैम्स तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वो डिस्ट्रक्शन जो है वो इस खत्ते के लिए अच्छी है। सो इंडस वाटर ट्रीटी इज अ स्ट्रेटेजिक ट्रीटी बिकॉज राइट टू लाइफ, राइट टू फूड is a basic human need that has to be trans-border and transnational. And very lastly, towards the end, Afghanistan के भी बारे में आपने कहा था कि after the fall of Kabul and rise of Taliban, ever since then, it is losing its geographic form in a shifting regional order. आपने एक इंटरव्यू में कमेंट दिया था. So, what did you mean by that? And do you really think that Afghanistan can sustain itself given what's going on there? देखिए, ज्योग्राफी और स्टेटहुड के अंदर एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जो स्टेट देती है अपने लोगों के साथ, कि अगर आप इस ज्योग्राफी और हदूद अरबा में रह रहे हैं तो वी विल प्रोटेक्ट यू, और आपके चैलेंज हमारे चैलेंज हैं। Yeah. Right? Yeah. So a state cannot be at war with its ethnicities. A state cannot be at war with its religious minorities. Excesses होती हैं। मैं अगर आपको ये कहूँ कि एक्सेस नहीं होगी, एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी को अटैक नहीं करेगी, ये गलत बात है, या माइनॉरिटी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ये भी गलत बात है। ह्यूमन नेचर है, कम्युनिटीज अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगी। फ्रॉम ब्रुकलिन राइट टू NYT कमिंग स्क्रीन, ये आपको चीज़ें नजर आए जहाँ रिलीजन और ये चीज़ें भी नहीं है, जस्ट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्डर भी आपकी करने की कोशिश। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जहाँ स्टेट कोर्स करे डोमेस्टिकली भी अपने लोगों को, कोर्स करे रीजनली विद टेररिस्ट फ्रॉम ISIS, फ्रॉम TTP, फ्रॉम BLA जो पाकिस्तान को करे, और एक्सपेक्ट करें कि आपकी जो इकोनॉमिक डील्स हैं, पॉलिटिकल डील्स हैं, क्योंकि आप द बिगेस्ट टेरर ग्रुप बन चुके हैं, इट विल गो अनएंडेड फॉरएवर, क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल ट्री कंपास कर लिया अमेरिका के साथ दोहा प्रोसेस के अंदर। वी अप्रिशिएट दोहा प्रोसेस, हमने फैसिलिटेट किया दोहा प्रोसेस, लेकिन हमने पीपल ऑफ अफगानिस्तान की बहस पे नहीं किया था। We wanted stability in Afghanistan. We never wanted कि जो अफगानिस्तान की आवाम है आप उनसे हक के ज़िंदगी ले लें।
सो आपने वो हक ज़िंदगी ले लिया, तो आप इतने सारे लोगों के साथ ये परमानेंटली नहीं कर सकते। नहीं कर आपने सकते। कुछ तो देना है ना वापस उन लोगों को। तो क्या Yeah. आपने उनको रोड्स दी हैं, उनको एजुकेशन दी है, उनको उनकी एथनिक आइडेंटिटी दी है, उनको रिलीजियस आइडेंटिटी दी है, उनके बच्चों के माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ दिए, क्या दिया? आप पाकिस्तानी नहीं हैं, ठीक है, हम तो बुरे लोग हैं, कोई मसला नहीं है। तो अख़वान हैं, आप अख़वान लीडर हैं, तो आपने ये क्या दिया है? अच्छा चलें, आपने हज़ारास को कुछ नहीं दिया, आपने ताजिक्स को कुछ नहीं दिया, आपने जो अख़वान शियाज़ हैं उनको कुछ नहीं दिया, तो आपने जो अख़वान पश्तून हैं उनको दिया कुछ? या सिर्फ आपने एक अपने पॉलिटिकल मिलिट्री ग्रुप को कुछ देना? वो तो हो ही रहा है। तो जब आप अपने सिर्फ पॉलिटिकल मिलिट्री ग्रुप को देंगे तो फिर आप नेशनहुड की बात ना करें। So you think the end game is एंड that? गेम इज दिस दैट इट विल, क्योंकि रीजन में बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, Afghanistan has disappeared from like it देखिए, feels like देखिए रीजन में बहुत कुछ हो रहा है। 10 साल 20 साल अमेरिकी रहे हैं अफगानिस्तान में, बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत लोगों में इन्वेस्ट किया, हम्म। हक बात करनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने जो भी लोगों के साथ काम करते थे उनको ट्रेन किया, एजुकेट किया, स्टेट बिल्डिंग की। अब वो जितने जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं, आपने उनको बाद में थर्ड पार्टी प्लेसमेंट प्रोग्राम में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, आपने उनको बाहर निकाल दिया, ईरान। अब वो इन सारे मुल्कों में रह रहे, तो उनके इदारे कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगी, आप चलाएंगे, हम तो अफगानिस्तान नहीं जाकर रहेंगे ना। बिल्कुल। अफगानीज हैव टू गो बैक। या सो जब आपने जो ग्रुप था जो उनके साथ जंगें लड़ रहा था, उनके पास तो आपके पास स्टेट बिल्डिंग नहीं है, लेकिन उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू अफगानिस्तान को डेवलप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएटिंग एज अ टेरर ग्रुप व्हिच इज नाउ टर्न्ड इनटू अ नेशनल ग्लोबल टेरर ग्रुप। आप उसके थ्रू उसको मेंटेन करें, लेकिन जो आपने स्टेट बिल्डिंग करनी है, जो अफगानिस्तान की बाकी अवाम है, वो तो आपने दे दी है, आज नहीं तो कल। यू कांट किल देम ऑल। सो इन द एंड आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये कि माइनिंग हो रही है अफगानिस्तान में, दूसरा ये कि ट्रेड कनेक्टिविटी हो रही है। सब जब ट्रेड कनेक्टिविटी हो रही है तो हमने नेचर ऑफ अफगान स्टेट को समझना है। नेचर ऑफ अफगान स्टेट हमेशा से बॉर्डर स्टेट रही है, यानी कि जो लोग बॉर्डर्स के ऊपर रहे, दे हैव बीन मोर एफ्लुएंट देन द पीपल हु हैव बीन इन द सेंटर ऑफ अफगानिस्तान। तो वो अपने आप को ओरिएंट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिक आपकी अरेंजमेंट थी स्टेट के साथ, वो रीडिफाइन होगी। वो हम नहीं करेंगे, वो अखवान खुद फैसला करेंगे, आज नहीं तो कल वो करेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ इनफॉर्मल एग्जिस्टेंस फॉर एवर इज नॉट रियलिस्टिक। देखिए, अगर सारा रीजन साथ पे डेवलप करता जाएगा, अभी ईरान का आज नहीं तो कल अमेरिका के साथ मामला तय हो जाएंगे, गुड और बैड, आफ्टर सम टाइम इट विल पुश एंड पुल होगा, लेकिन तय हो जाएंगे। जब ये तय हो जाते हैं और ईरान भी वापस इंटीग्रेट कर जाता है इन ग्लोबल इकोनॉमी, पाकिस्तान भी इंटीग्रेट कर जाता है, चाइना पहले इंटीग्रेटेड है, रशिया, ईरान करते हैं तो कुछ अर्से बाद रशिया भी करेगा। सो अफगानिस्तान इज गोइंग टू बिकम अ ब्लैक होल। और अगर ये ब्लैक होल बनेगा तो जो रीजन के साथ जो लोग हैं, व्हाट वुड दे वांट कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं वो भी पढ़ते रहें इन एन एंडलेस नेमलेस वॉर। कितने बम खाने अफगानिस्तान में यार, Exactly. कितनी जनरेशंस ने आके मरने हैं उधर। वोंट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान डिजर्व पीस? They absolutely do. तो फिर ज्योग्राफी हैज टू डू समथिंग, स्टेटहुड मीन्स समथिंग। फिर या तो तालिबान रजीम रिफॉर्म करेगी अपने आप को, या स्टेट रिओरिएट करेगी। सो रियली इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट कि हम अफगानिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एज एन इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट कि you have to allow people the right to life. आप कितनी बच्चियां, कितने बच्चे मारेंगे? अगर तालिबान बच्चाबाजी पे यकीन करते हैं, कुछ और पे करते हैं, कल्चरली आप कितनी एक्सप्लॉयटेशन एक्सपेक्ट करेंगे? फॉर हाउ मेनी जनरेशंस? ये सवालिया निशान तो है, बिल्कुल है। सवालिया निशान की बात नहीं, देखिए ह्यूमन ऑर्डर की है।
आप जो चीज़ अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज़ दूसरों के लिए एक्सपेक्ट करें। आप अपने लिए चाहते हैं कि आपके लिए तरक्की के तमाम मौके हों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं सेफ हों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं दुनिया के अंदर इम्पोर्टेंट रोल अदा करें, तो वाई नॉट एन अफगान चाइल्ड? बिल्कुल। Because it is not convenient for us to think. So we are not going to say this. It may not be convenient for world powers to see Afghanistan broken. But for the people of Afghanistan, they have a right for purpose. Absolutely. So they have to decide उनकी क्या जर्नी है। उन्होंने देखना है कि उनके बच्चों ने कितने 100 साल के लिए जंग लड़नी है बैन अक़वामी मामलात के पीछे। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान ने बहुत कीमत अदा की है और हक और सच बात यह है कि जो अफ़गान है ये फैसला उनका है, ये पाकिस्तानियों का या किसी और थर्ड पार्टी का नहीं। दे हैव टू डिसाइड कि उन्होंने क्या करना है अपनी फ्यूचर डायरेक्शंस के लिए। लेकिन एक बात है, विद और विदाउट अफगानिस्तान दिस रीजन इज मूविंग अहेड। Oh, okay. So that's another observation. Okay. बिकॉज आपके पास इतने बच्चे हैं, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते फेल करना। मुझे बताया ना, हम कितने लोग अमेरिका भेज सकते हैं, कितने लोग चीन भेज सकते हैं, कितने लोग रूस भेज सकते हैं। Yeah. One part of your portion of family will always be in Pakistan. जो बाकी पाकिस्तानी बच्चे हैं जो रह गए हैं उन्होंने किधर जाना है? या तो वो ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे पॉजिटिवली। You are too big to fail. Bilkul. Alright, thank you so much, Dr. Maria. That is all for now. Stay tuned for more on my official YouTube channel and Facebook page.